नमस्ते। आज मैं फिर अपने एबी एजुकेशन सेंटर चैनल पे उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर। मैं ज़रा दूसरे काम में व्यस्त होने के कारण मैंने अभी काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं डाले। लेकिन आज मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ कक्षा 11वीं के रसायन शास्त्र का साम्य का है। साम्य मतलब इक्विलिब्रियम। इक्विबिली इक्विलिब्रियम मतलब होता है साम्य, मतलब दोनों जो स्थितियाँ रहती हैं वो समान होती हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी कि आखिर ये है क्या। तो चले देखें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें कि मेरी नोटिफिकेशन जल्दी सारे वीडियो आपको प्राप्त हो जाएं। अब कक्षा 11वीं का जो अ, अभी जो 6वां पेपर हो रहा है उसका कोर्स अपन को कंप्लीट करना था, तो मैंने इसके पहले भी इसमें वीडियो डाले थे और आज फिर डाली हूँ। साम्य साम्य की प्रकृति है क्या। इसमें एक बहुत अच्छा उदाहरण जो है दिया है कि वे अभिक्रियाएं, जैसे आपको मैं बता दूं कि साम्य जैसे एक अभिक्रिया इस दिशा में हो रही है और एक जो हो रही है इस दिशा में हो रही है, तो इसको कहते हैं अग्र और इसको कहते हैं पश्च। अब ये दोनों अभिक्रिया जो है बराबर दिशा में चले, आगे की ओर भी और पीछे की ओर भी, तो वो इक्विलिब्रियम मतलब समान स्थिति, बिल्कुल एग्जैक्ट समान, इसको कहते हैं अपन साम्य। अब यहाँ पर मैं एक उदाहरण देकर आपको बताती हूँ कि एग्जैक्ट ये साम्य होता क्या है। तो चले देखें कि साम्य है क्या। तो यहाँ पर जो आप देख लें लिखा हुआ है, पानी से एक भरा हौज है। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से एक पानी, यहाँ पर एक जो पानी है और इस प्रकार से जो एक इस प्रकार से, और मैं आपको चित्र और बता दूंगी, चक्री लगी रहती है और हौज हौज से पानी जो है यहाँ से इस प्रकार ये हौज में आता रहता है पानी यहाँ से, और ये जाता है यहाँ से, पानी जो है लगातार गिरता रहता है हौज में और यहाँ से जो है पानी ऊपर की ओर जाता है और इसी में वापस आता रहता है। तो क्या होता है, जितना पानी इधर से जा रहा है ऐसा जाके ऐसा और वापस इसमें आ रहा है, तो वो पानी की जो मात्रा है वो अपन को दिखती नहीं है। ऐसा लगता है कि पानी आ रहा है जा रहा, बराबर मात्रा बनी रहती है। मतलब आने वाली स्थिति अग्राभिक्रिया, जाने वाली स्थिति पश्चाभिक्रिया, दोनों आपस में कैसी हो जाती है, बराबर हो जाती है। इसी को साम्य कहते हैं। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि एक ही समय में साथ साथ समान गति होती है, पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं दिखेगा, आभास होगा कि कोई भी कार्यकलाप नहीं हो रहा, तो इस स्थिति को कहते हैं अपन साम्य। अब ये तो उदाहरण था, और मैं साम्य आखिर जो चैप्टर है वो साम्य ही है कक्षा 11वीं रसायन शास्त्र में। और भी मैं तुम्हें एक प्रयास करती हूँ इसको और अच्छे से समझाने का। तो देखें, अब उसके बाद इसकी स्थिति भी आपको मैं दिखा देती हूँ। ये जो है स्थिति है इसकी, ये पानी से भरा हौज है जो मैंने आपको अभी समझाया था और आपको समझ भी आया होगा। और ये देखिए आपको पानी जो है ऐसा दिखेगा, यहाँ से हौज से लगातार गिर रहा है और इधर से जो है पानी जा रहा है ऊपर की ओर, तो अपन को स्थिति बिल्कुल एक सी दिखेगी, है ना। अपन को कोई परिवर्तन समझ में नहीं आएगा। तो इस प्रकार क्या होता है कि स्थिति, जितना पानी इधर से इधर आ रहा है उतना ही पानी इधर से उधर जा रहा है, स्थिति बिल्कुल साम्य हो जाएगी। इसी को कहते हैं साम्य। ठीक है। और साम्य को ये देखें यहाँ कि अभी यहाँ पर ये देखिए साम्य को कैसे बताते हैं कि अब रासायनिक अभिक्रिया की बात करें तो कोई क्रिया कारक है और आपने अभिकारक है, और आपने इधर उसको जब क्रियाफल में वो बदला तो C+D। अब इसका एक साइन ऐसा भी लगाया जाता है कि A+B जो अभिकारक है वो प्रोडक्ट में जितने समय बदल रहा है उतने ही समय में जो उत्पाद है वो अभिकारक में बदल जाता है। बिल्कुल इसके जैसे उदाहरण है। तो अपन को ऐसा लगेगा देखने में, जब साम्य स्थापित हो जाता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ना ही अभिकारक उत्पाद में बदल रहा है ना ही उत्पाद अभिकारक में, दोनों बिल्कुल समान स्थिति, जबकि ऐसा नहीं है। अभिकारक पूरा उत्पाद में बदलता, उत्पाद वापस अभिकारक में बदल जाता है। इसी को साम्य कहते हैं, जहाँ पर लगभग हमें स्थिरता दिखाई देती है। और मैं ऐसी आशा करती हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी।
अब अपन आगे बढ़ें कि आखिर ये सारी चीज़ें है क्या। तो देखें अपन, सबसे पहले मैं जो आपको बताने जा रही हूँ अब साम्य का उदाहरण। साम्य का जो उदाहरण है, ठोस द्रव साम्य अवस्था की। मान लो कि एक थर्मल प्लांट में जल और ये सब कुछ रखा हुआ है। सॉरी, कुछ थोड़ा सा मैं गलत आपको बता रही हूँ, लेकिन नहीं ठीक है ना। आदान प्रदान है, तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि बर्फ का जल में, तो जो बर्फ है वो काय में बदल रही है, जल में। और जल अगर वहाँ पर ऐसी हिमांक वाली अवस्था है तो जल धीरे धीरे बर्फ में, तो बर्फ जितना पानी में बदल रहा है, पानी जितना बर्फ में बदल रहा है। एक स्थिति ऐसी आती है कि अपन को ये बिल्कुल नहीं समझ में आता। अपन को ऐसा सिर्फ ये लगता है कि बर्फ बर्फ ही है, जल जल है, जबकि नहीं है। जितना बर्फ जल में बदलता उतना ही जल वापस बर्फ में बदल जाता है। या इसका अर्थ यह है कि बर्फ के अणु की जल में परिवर्तन की गति तथा जल के अणु की बर्फ में परिवर्तन की गति बराबर होने के कारण अपन को उसमें अपरिवर्तन समझ में आता है। इसी को साम्य कहते हैं। और यहाँ पर बहुत अच्छे से उन्होंने उदाहरण दे के लिखा है। एक यहाँ पर डेल जी बराबर जो है ये मुक्त ऊर्जा है, जिसे गिब्स ऊर्जा भी कहते हैं। अगर ये 0 होता है, इसकी भी 3 स्थिति होती हैं। अगर ऋणात्मक हो, धनात्मक हो और 0 हो। तो जब डेल जी 0 होता है तो साम्य की अवस्था होती है। अग्रगामी पश्चगामी अभिक्रियाएं बराबर मात्रा में एक साथ चलती हैं। तो ये उसका उदाहरण आपको बिल्कुल समझा के दिया है उन्होंने कि यहाँ यदि बर्फ तथा जल के अणुओं को देख पाना संभव हो तो हम ये पाएंगे कि उनमें काफ़ी हलचल है और जल के कुछ अणु बर्फ में बदल रहे हैं और कुछ पिघलकर जल बना रहे हैं। ये दोनों दिशाओं में बराबर चलती है, साम्य की अवस्था कहलाती है, जहाँ पर डेल जी बराबर 0 होता है। हम आशा रखते हैं कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। नेक्स्ट आप देखें कि और आगे क्या है। मैं आपसे यही उम्मीद रखूँगी और यही आशा रखूँगी कि आपको यदि मेरे चैनल पे पहले हैं तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, बेल आइकॉन की बटन को प्रेस कर दें। नेक्स्ट है आपका गलनांक और हिमांक। तो किसी शुद्ध पदार्थ के लिए एक वायुमंडलीय दाब पर वह ताप जिस पर उसकी ठोस तथा द्रव अवस्थाएं साम्य हो, उस पदार्थ का गलनांक और हिमांक कहलाता है। आपको लिखित में और समझाया इसलिए जाता है कि आप शायद भाषा जो है जल्दी समझ में आती है। तो यहाँ देखें जो दिखा हुआ है, वायुमंडलीय दाब पर प्रवस्थाएं साम्य अवस्था में उस पदार्थ को सामान्य गलनांक या हिमांक कहते हैं। मतलब वह जहाँ पर कोई द्रव अवस्था ठोस अवस्था में बदल जाए और ठोस अवस्था द्रव अवस्था में बदल जाए, वो उसके गलनांक और हिमांक कहलाते हैं। हिमांक मतलब जहाँ वो जम जाए, जल जो है बर्फ बन जाए, और बर्फ जहाँ पर जल बन जाए वो गलनांक हो गया। और यहाँ पर देखिए मैंने फिर वो स्थिति, अतः हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कोई निकाय गतिशील साम्यावस्था में हो, मतलब वो क्या है, डेल जी बराबर 0। एक ही समय में दोनों दिशा में परिवर्तन और दोनों विपरीत दिशाओं में परिवर्तन समान गति से होते हैं, इसी को हम साम्य कहते हैं। ये 3 जो है अवस्थाएं साम्य में लगती हैं। मैं ये बस यही आशा रखती हूँ कि आपको ये साम्य समझ में आ गया होगा कि दोनों दिशाओं में ये बराबर गति से चलता है और हमें ऐसा प्रतीत होता है कि अभिक्रिया या जो भी परिवर्तन है वो नहीं हो रहा, जबकि ऐसा नहीं होता, परिवर्तन होता रहता है। नेक्स्ट आप देखें, हेनरी का नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे ज़रूर पढ़ें, देखें। ये आपके पाठ में आने वाला बहुत इम्पोर्टेंट नियम है। हेनरी का नियम एक्चुअल में है क्या? ये गैस का नियम है। किसी निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा, विलय गैस की मात्रा विलयन के ऊपर, देखिए विलायक की निश्चित मात्रा में विलय गैस की मात्रा विलयन की गैस ताप के समानुपाती होती है।
यहाँ पर ये सीधी सी मैं आपको बात बताऊं कि विलायक होता है पानी। विलायक वो होता है, यहाँ पानी इसलिए क्योंकि नॉर्मल सब लगभग चीज़ें इसमें घुलती हैं, तो जो अपने में घुलता है वो विलायक कहलाता है। इंग्लिश में इसे सॉल्यूट भी बोलते हैं, सॉल्वेंट, सॉरी, इसे क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। और जो विलय होता है उसे सॉल्यूट बोलते हैं। और सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इक्वल टू सोल्यूशन। देन हिंदी में सॉल्वेंट हो गया पानी, सॉल्यूट हो गया चीनी, और उसके बाद इससे बन गया एक शरबत। ठीक है, तो आगे मैं आपको ये समझाऊं कि आखिर ये है क्या। हेनरी का जो नियम है वो एक्चुअल में है क्या, देखें तो देखिए यहाँ कि जो हेनरी ने जो नियम दिया था कि किसी निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में विलय, एक ताप निश्चित है, विलायक की एक निश्चित मात्रा है, मतलब पानी है, और उसमें विलय, विलय कौन है, गैस। ठीक है भाई, विलयन तो ठोस द्रव का, द्रव गैस का हो सकता है, होता ही है। तो उसने ये बताया कि निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में विलय गैस की मात्रा विलयन के ऊपर गैस के दाब के समानुपाती होती है। विलयन के ऊपर गैस के दाब के समानुपाती होती है, मतलब m समानुपाती होता p। तो p क्या है, यहाँ पर दाब है, और m जो है किसी निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में विलय गैस, जो गैस हमने उसमें घोली वो उसकी मात्रा है, मतलब द्रव्यमान है। ठीक है, तो निश्चित ताप पर किसी विलायक की निश्चित मात्रा में विलय गैस की मात्रा या द्रव्यमान, उस विलयन, टोटल विलयन, विलयन कैसे बन रहा है, विलय धन विलायक, विलय धन विलायक से, तो विलायक निश्चित ताप पर किसी निश्चित विलायक की मात्रा में विलय गैस जो घुली गई है उस पूरे विलयन पे लगने वाले दाब के समानुपाती होती है। ये हेनरी का नियम है। हेनरी का नियम एक बार फिर से अपन पढ़ लें कि निश्चित ताप पर किसी विलायक में विलय गैस की मात्रा उस विलयन के दाब के समानुपाती होती, जितनी मात्रा उसमें घुलेगी उसका दाब भी उतना ही होगा, जितनी कम मात्रा घुलेगी उतना, मतलब ये एक दूसरे के समानुपाती है। अगर ये कम होता है तो ये भी कम होगा, और ये ज़्यादा होगा तो ये भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो और फिर देख लें कि ताप बढ़ाने पर विलयन में उपस्थित गैस की मात्रा कम हो जाती है। सोडा वाटर की बोतल बंद करते समय ताप बढ़ाओगे तो दाब क्या हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा, विलयन में उपस्थित गैस की मात्रा भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सोडा वाटर जो रहता है, आप सबने देखा होगा, उसमें जैसे हम ढक्कन हटाते हैं तो पूरी गैस बाहर निकलती है, लेकिन जब वो पैक हो रही थी तो इसमें यही समझाया कि जब वो पैकिंग होती है तो उसका जो अंदर का दाब रहता, मतलब वो जो सोडा वाटर में, एक तो क्या है भाई, लिक्विड है ना, विलयन है, वो विलयन में पानी है, पानी में विलय की मात्रा, शक्कर भी डाली है और गैस को भी उसमें घोला है। और जब उसको बंद किया जा रहा था तो उसका जो दाब था वो बाहरी वायुमंडलीय दाब से ज़्यादा था, इसलिए तो गैस उसमें क्या थी, सोडा वाटर में घुली थी। लेकिन फिर उसको जब हम जैसे ही उसकी ढक्कन खोलते हैं तो वो पूरा कैसा हो जाता है, वायुमंडलीय जो दाब रहता है और अंदर की बोतल का जो दाब रहता है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, इसलिए उसमें से गैस जो है प्रेशर से बाहर निकलती है। यहाँ पर ये ही आप लोगों को समझाया है, ये देखें यहाँ कि वायुमंडलीय दाब के पीछे बहुत, इससे जब स्थिति विलयन में गैस की मात्रा विलय रहती है, बोतल खोलने पर विलयन पर कार्य करने वाला दाब अचानक बहुत कम हो जाता है, जिससे साम्यावस्था स्थापित करने के लिए गैस की मात्रा तेजी से बाहर निकलती है। यदि विलय की मात्रा m तथा दाब p हो तो हेनरी का नियम वही, निश्चित ताप पर किसी विलायक में विलय गैस की मात्रा उसके दाब के समानुपाती होती है, और जब इस समानुपाती का चिन्ह आप हटाओगे तो m बराबर क्या हो जाएगा, Kp, के जो यहाँ पर स्थिरांक है, और m क्या है,
विलय गैस की मात्रा, P क्या है, गैस का दाब, P जो गैस का दाब है, और K यहाँ पर स्थिरांक है। इस प्रकार हेनरी का नियम हम ये आशा रखते हैं कि आपको समझ में आया होगा। फिर अपन आगे की ओर चलें, हम सब आगे की ओर बढ़ें और इसको समझने का और प्रयास करें। नेक्स्ट है आपका साम्य की गति, जो है मैंने आपको समझा दिया है। देखें अपन, नेक्स्ट है आपका, ये भी मैंने आपको समझा दिया है। फिर है आपका रासायनिक साम्यावस्था के नियम, ये भी बहुत जरूरी जो आपके सामने है कि साम्य के नियम हैं क्या क्या। साम्य के कुछ नियम हैं, अग्रगामी, पश्चगामी, कांस्टेंट, ये सारी चीजें। तो यहाँ पर अपन देखें कि ये नियम क्या है। प्रयोग के आधार पर निष्कर्ष निकाला गया कि निश्चित ताप और साम्य अवस्था पर किसी सामान्य रासायनिक अभिक्रिया, मैंने आपको अभी भी बताई थी कि A+B अभिकारक हैं, रिएक्टेंट्स हैं जो अभिक्रिया करेंगे। ये साम्य की है, इसलिए ये चिन्ह लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें दोनों दिशाओं में जो अभिक्रिया होती है बराबर, विपरीत दिशा में बराबर चलती है, और वो कुछ समय बाद काय में बदल जाता है, प्रोडक्ट में बदल जाता है। तो यहाँ देखें, ताप और साम्य अवस्था पर किसी सामान्य रासायनिक अभिक्रिया ये है। अब इसे के लिए अनुपात का मान सदैव स्थिर रहता है। ताप, किस निश्चित ताप पर साम्य अवस्था पर किसी सामान्य रासायनिक अभिक्रिया के लिए अनुपात मतलब जितना ये इसमें बदलेगा उतना ये इसमें बदलेगा, और ये सदैव स्थिर रहता है। स्थिर इसलिए रहता है कि उसकी अग्रगामी और पश्चगामी दोनों दिशाओं में विपरीत अभिक्रियाएं बराबर होती, इसलिए अपन को वो स्थिर दिखता है। तो उसने ये बताया कि इनका जो अनुपात होता है, अनुपात मतलब अभिकारक बटे उत्पाद, इनका जो अनुपात रहता है वो कैसा रहता है, सदैव स्थिर रहता है। स्थिर मतलब एक स्थिरांक, बिल्कुल स्थिर दिखेगा। इसका कारण ही है कि ये जितना इसमें बदलेगा उतना ये उतनी देर में इसमें बदल जाएगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए वो हमेशा स्थिर रहता है, इसलिए हम एक स्थिरांक लेकर चलते हैं। तो जिसमें उसने ये बता दिया है कि इसको ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ए लिख दिया, बी लिख दिया, और सी लिख दिया, और डी भी लिख दिया ब्रैकेट में। और ये सब एक सक्रिय मात्रा, आणविक सांद्रण एक स्थिरांक के बराबर होता है, जिसे साम्य स्थिरांक कहते हैं। तो सांद्रता रासायनिक साम्यावस्था के नियम है। ये नियम ये है कि क्रियाकारक पदार्थ और क्रियाफल पदार्थ का जो अनुपात होता है वह हमेशा स्थिर होता है। ये रासायनिक साम्यावस्था का नियम है। आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेते जाएं, तो जिससे कि आपको सब कुछ बराबर और समझ में आता रहेगा। नेक्स्ट है अपना, देखें अपन की नेक्स्ट है क्या, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप इसे जरूर पढ़ें। द्रव्यानुपाती क्रिया का जो नियम है उसका सक्रिय मान का नियम भी बोल सकते हैं। इस नियम को जो गोल्डबर्ग और बागे ने दिया था। ये देखिए, ये जरूर पूछा जाता है कि द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम किसने दिया था। तो गोल्डबर्ग एवं बागे ने दिया था, 1867 में दिया था। फिर उसने बताया कि निश्चित ताप पर किसी पदार्थ में क्रिया करने की दर उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है। बिल्कुल बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट बात है कि सक्रिय निश्चित ताप पर किसी पदार्थ की क्रिया करने की दर उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती, मतलब जो आपने अभिकारक लिए हैं ये सक्रिय होंगे और निश्चित ताप है, तो जितने ज़्यादा सक्रिय द्रव्यमान के जो अभिकारक हैं C+D में बदलेंगे, तो ये दर हो गई इसकी। भाई जितने ज़्यादा सक्रिय होंगे तो उसकी दर भी क्या होगी, उसके बराबर होगी। उतने ही वो काय में किस चीज़ में बदलेंगे, प्रोडक्ट में, उत्पाद बनेगा, और ये एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो निश्चित ताप पर किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर या किसी
पदार्थ की क्रिया करने की दर, मतलब वो कितनी तेजी से कितने उससे काम कर रहा है, जिसको दर हम बोलते हैं। ठीक है, तो निश्चित ताप पर किसी भी रासायनिक पदार्थ की क्रिया करने की दर मतलब रेट, वह उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होगी। जितना ज़्यादा सक्रिय एक्टिव कोई पदार्थ होगा, वह फटाफट अभिकारक फटाफट उत्पाद में बदलेगा। इसी को वह सक्रिय द्रव्यमान कह रहा है। और इस पूरी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कह रहा है। और निश्चित ताप पर यह अभिक्रिया हो रही है और इसकी क्रियाकारी पदार्थों की क्रिया करने की दर उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर क्रियाकारी पदार्थ के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है। यदि अभिक्रिया में क्रियाकारक एक भाग लेता है तो उसको हम एक ही गिनेंगे। निश्चित ताप पर किसी पदार्थ में क्रिया करने की दर उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती तथा किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर क्रियाकारी पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होती है। अब यहाँ पे दिया है एक लिया है तो क्रियाफल में बदल गया, मतलब ये अभिकारक कच्चा पदार्थ था, अब वो क्रियाफल में बदल गया। तो जो दर होगी वो क्या होगी, उसके सक्रिय द्रव्यमान, समझ रहे हैं आप, सक्रिय द्रव्यमान जब हम उसे ब्रैकेट में लिख देते हैं ए को, तो ये सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती हो गई। मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर क्रियाकारी पदार्थ के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है। ठीक है, और अगर अभिक्रिया में दो भाग ले रहे हैं, यहाँ पे यही समझाया है कि यदि, यहाँ देखें आप, अभिक्रिया में यदि दो भाग ले रहे हैं, अभिकारक के जो अणु हैं वो यदि दो है, ठीक है, तो आगे बढ़े अपन। जैसे ये दो हैं तो यहाँ ए प्लस बी क्रियाफल जो भी बन गया, प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, बोलते ही हैं। तो ये क्या हो जाएगी, अभिक्रिया की दर मतलब आर और सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती, तो इसका अलग अलग आपको लिखना पड़ेगा। ए पड़ेगा नहीं, ये दो हैं इसलिए दो अणु लिखे, ठीक है। तो ये अभिक्रिया की दर होगी, यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। फिर अपन और आगे चलें, आपको मैं पूर्णतः समझाऊंगी इस बात को। मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ भी रहा होगा। ठीक है, अब अपन आगे चलें। अब यहाँ पर देखें कि मान लो कि सक्रिय मात्रा के नियम के प्रयोग नीचे दी हुई है। समान लो कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया, मतलब ए प्लस बी, उत्क्रमणीय मतलब साम्य के लिए तो ये चिन्ह जरूरी है, सी प्लस डी। आपको जो साम्यावस्था का नियम अभी मैंने बताया कि कोई भी क्रियाकारी पदार्थ और उत्पाद, ये दोनों का अनुपात हमेशा समान होता। अब भी मैंने आपको पहले बताया, ये हमेशा स्थिर होता है। और इसको हमने क्या बताया था कि ये किसके बराबर होता है, ये साम्यावस्था की जो अभिक्रियाएं होती हैं, ये रासायनिक साम्य का नियम है कि जो भी क्रियाकारी पदार्थ और क्रियाफल का जो अनुपात होता है वो हमेशा स्थिर होता है, क्योंकि वो दोनों बराबर दिशाओं में बराबर चलती हैं। रासायनिक साम्य का नियम है। तो यहाँ पर दो अभिक्रिया दी हैं, देखें दो अभिक्रिया हमको जो दी हैं उन्होंने ए प्लस बी, ये इस प्रकार सी प्लस डी। ठीक है, तो इसको कहेंगे अग्रगामी मतलब एफ, इसको कहेंगे पश्चगामी मतलब बी, बैकवर्ड। यहाँ आपको दिखेगा यहाँ। तो दो प्रकार की क्या है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही, एक हो रही आर एफ मतलब अग्रगामी अभिक्रिया। तो आर एफ हो गई अग्रगामी। तो अग्रगामी में आपने क्या लिया है, क्रियाकारी पदार्थ सक्रिय द्रव्यमान मतलब ब्रैकेट में लिखेंगे ए और बी। उसी प्रकार बैकवर्ड में क्या बना आपका, पश्च अभिक्रिया। तो बैकवर्ड में क्या बना आपका, ये देख लें अपन। एक मिनट आपको मैं क्लियर समझाऊं,
कभी इसमें आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत हौच पौच हो जाता है। मैं फिर से कहूँगी, मेरी वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो फिर से मैं आपको समझाती हूँ कि जो अग्रगामी अभिक्रिया हुई थी उसके लिए RF लिखा था, और अपन अब भी पढ़ के आए हैं कि कोई भी अभिक्रिया रासायनिक साम्य के अंदर स्थिर ताप पर कोई भी रासायनिक क्रिया अभिक्रिया करने की दर उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है, या कोई भी रासायनिक अभिक्रिया करने की दर निश्चित ताप पर उसमें भाग लेने वाले सक्रिय अणुओं के समानुपाती होती है। वो दर भी मैंने लिखी थी। तो ये जो दर है वो रेट है, और दो प्रकार की अभिक्रिया हो रही है, एक इस दिशा में हो रही है और एक इस दिशा में हो रही है। तो इस दिशा में जो होगी इसको फॉरवर्ड लिखेंगे, और ये अभिक्रिया की दर क्रियाकारी पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमान तो अपने दो हैं, A+B है और C+D है। तो देखें अपन यहाँ पर, तो ये हो जाएगा A और B, ठीक है। और फॉरवर्ड बैकवर्ड में कौन सी हो रही है, समानुपाती है, C और D। ये मैंने आपको यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। अब ये समानुपाती का चिन्ह हटा रहा है तो क्या लगा रहा है KF, क्योंकि आपको समझ में आ जाए, और यहाँ पर क्या लगा देगा KB, समानुपाती की जगह उसने इस प्रकार से लिख दिया, ठीक है। और आपको ये सब समझ में भी आया होगा। फिर उसने क्या करा, अग्रगामी अभिक्रिया, और आपको पता है रासायनिक साम्य का नियम क्या है कि कोई भी अग्रगामी अभिक्रिया हो या पश्चिगामी अभिक्रिया हो, इस प्रकार से जो आपको मैंने अभी बताया था कि चाहे इस दिशा में हो चाहे इस दिशा में, ये आपस में क्या होती है, बराबर होती है। उसी प्रकार उसने इसमें भी यही बताया है कि अग्रगामी अभिक्रिया तो RF, और पश्चिगामी अभिक्रिया कौन कौन सी हो गई, RB। दोनों के मान जो अभी आपने निकाले थे, ये क्या था, KF, A और B बराबर होते हैं KB, C और D। ये आपस में कैसे हो गए, बराबर हो गए। मतलब अग्रगामी अभिक्रिया और पश्चिगामी आपस में बराबर होते हैं। तो फिर यहाँ पे उसने, आप इसे थोड़ा सा ध्यान दें, फिर उसने क्या करा कि KF बटे KB लिख दिया, और इन दोनों का उसने क्या करा, KB को KF के बटे में ले आया और सक्रिय द्रव्यमान AB को इसके में ले आया। तो ये हो गया C बटे D, सक्रिय द्रव्यमान A इंटू सक्रिय द्रव्यमान B का गुणनफल, ठीक है। और इन सबको उसने क्या लिख दिया कि C, इसको क्या लिख दिया कि C, ठीक है। तो देखिए यहाँ कि F बटे KB बराबर KC, क्योंकि KF KB अग्रगामी व प्रतीप अभिक्रियाओं के लिए वेग स्थिरांक, और इसलिए KC भी क्या हो गया, स्थिर हो गया। और यही साम्य का नियम है, दोनों दिशाओं में जो अभिक्रियाएं होती हैं वो लगभग समान और स्थिर होती हैं। इसलिए अभी साम्य के नियम में ये बताया गया था कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, चाहे वो अग्रगामी हो चाहे वो पश्चिगामी हो, इनके जो अनुपात होते हैं वो सदैव स्थिर होते हैं। तो ये इस प्रकार से सक्रिय द्रव्यमान का जो हम अभी नियम पढ़ रहे थे, आपको भी समझ में भी आया होगा, ये जो कि द्रव्यमान की क्रिया का कि ये निश्चित ताप पर किसी पदार्थ की सक्रिय द्रव्यमान का समानुपाती होता है, उसी प्रकार ये नियम सिद्ध किया गया। और आशा करते हैं कि आपको समझ में भी आया होगा। चलें, तो मैं आपसे यही चाहूँगी कि आप अगर मेरी वीडियो पे नए हैं तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जब तक मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगी, जब तक के लिए नमस्कार।